नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। इंद्री में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, चाकू भी चले हैं। दो युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें करनाल रेफर किया गया है। दोनों पक्ष गांव भूटान खेड़ी के रहने वाले हैं। चौपाल को लेकर दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर इंद्री से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो पक्षों के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कई लोग जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। चौपाल को लेकर दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था और जिसके बाद ये दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और चाकू से हमला किया गया। दो युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें करनाल रेफर किया गया है। दोनों पक्ष गांव भूटान खेड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस खूनी संघर्ष में दो युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें करनाल रेफर किया गया है। ये इंद्री से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चौपाल को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव होता है, खूनी झड़प होती है और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलते हैं। हम सुबह जी काम पे, तुम बेरियो पर खड़े जी, हमारी मोटरसाइकिल तेल खत्म हो गया था। तो कहाँ काम करते हो आप? हम इंजन में लग रहे थे पेंट के काम पर जी। अच्छा। तो जी वहाँ तेज मेरा भाई आने लग रहा था गाँव भुटानी खेड़ी से जी। तो भुटानी खेड़ी से आते हुए जी 3-4 बंदे थे जी, वे भी गाँव भुटानी खेड़ी के हैं जी। प्रिंस नाव लड़ गया तो मेरे भाई की मोटरसाइकिल के आगे लड़ गए जी। मैं तो अड़ दिन दारू ना चक्कू जी, बिंडे ले रहे थे, राड़ा ले रहे थे, गंडासिया ले रहे थे जी। में बहुत बंदे थे जी। इस पर अंधेधुंध वार करे जी ना, और मैं मौके पर था जी वहाँ। तो मैं इतना आया जी, इतना हूँ ना, पूरा हथपाई करती थी जी। फिर भी वहाँ कुछ नहीं करा। तो आप मौके भी थे जी, थोड़ी दूर थे, मतलब वहाँ हम भाग गए नहीं इतना, वहाँ ना पता लगा, मतलब कि इस टाइम तक हम भाग गए जी। तो इतनी देर में मेरा भाई घायल कर दिया पूरी तरह जी ना। तो फिर हम डर गए जी, वहाँ नवा अपना भाई उठाया जी, हम इन्हें लेकर भाग गए अस्पताल में आए सीधी। उनसे तब भी वहाँ कुछ नहीं कहा, चुपचाप आकर हॉस्पिटल में एडमिट करा जी। भाई वहाँ रोला था जी सारे गाँव के भुटान खड़ी गए जी, हथियार ले रहे थे सारे के सारे। बराड़ा के रजौली रोड पर दो दुकानदारों में सामान रखने को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक आ गई। इसी मारपीट में एक बुजुर्ग के सीने में मुक्का लगने से मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुलाना के एक निजी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लड़ाई झगड़े का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें यह दिख रहा है कि दुकानदार आपस में कैसे लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में दो लोग घायल भी हुए हैं। बराड़ा थाना प्रभारी वीरेंद्र वालिया ने बताया कि रजौली रोड पर दो दुकानदारों में मामूली कहासुनी के चलते झगड़ा हो गया था, जिसमें एक दुकानदार के पिता की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। इस मामले में बराड़ा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करने का दावा भी किया है। अभी तक आरोपी फरार चल रहे हैं। ये मामूली कहासुनी में इस बुजुर्ग की हत्या की जाती है। दो दुकानदारों के बीच मारपीट में यह हत्या हुई है। सामान रखने को लेकर यह पूरा झगड़ा हुआ था और झगड़े में बुजुर्ग के सीने में चोट लग गई, जिसकी वजह से बुजुर्ग की मौत हो जाती है। और ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना का बराड़ा का है ये पूरा मामला। अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मामूली कहासुनी थी जिसमें बुजुर्ग की मौत हो जाती है। बल्लभगढ़ बस अड्डा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रोडवेज कर्मचारी प्राइवेट बस परिचालक को बेरहमी से जानवरों की तरह खदेड़ते हुए उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित प्राइवेट बस परिचालक राजेश का कहना है कि रोडवेज बस के संचालक ने उनके साथ मारपीट की और इस विवाद का कारण था रोडवेज बस और प्राइवेट बस के समय में अंतर। प्राइवेट बस परिचालक का कहना है कि उन्होंने अपने वक्त पर ही अपनी बस लगाई, जबकि उससे पहले उन्हीं के वक्त पर रोडवेज बस परिचालक ने अपनी बस उनके वक्त पर बस अड्डे पर लगाई थी, जिससे कि सवारियां रोडवेज में चली गई, जिसको लेकर विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और रोडवेज कर्मचारी ने प्राइवेट बस परिचालक की बात को ना सुनते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस मामले में जब प्राइवेट बस चालक के प्रधान से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि आए दिन रोडवेज कर्मचारी विवाद खड़ा कर देते हैं। बस का समय निश्चित होने पर भी वो अपनी बस बेवक्त बस अड्डे पर खड़े कर देते हैं, जिससे कि व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। और आज भी ऐसा ही हुआ है, जिसमें रोडवेज कर्मचारी ने प्राइवेट कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की और लात घूंसे भी चलाए। रोडवेज कर्मचारियों की आए दिन इस तनातनी को लेकर उन्होंने पहले भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो रोडवेज कर्मचारियों की गुंडागर्दी आप जरा देखिए कि किस तरह से यहां पर इस कर्मचारी के साथ मारपीट की जाती है।
उधर हरियाणा में कुछ दिन पहले एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें कागजों में ही कंपनी बनाकर जीएसटी रिटर्न के नाम पर गबन किया गया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये घोटाला 1100 करोड़ रुपए का था और प्रदेश के लगभग हर जिले में नकली कंपनियां बनाई गई थी। अब इस गबन के बारे में आबकारी और कराधान विभाग ने विस्तार से जानकारी दी है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की टैक्स रिसर्च यूनिट ने राज्य के 138 नए पंजीकृत करदाताओं को उनके संदिग्ध लेन देन के लिए जीएसटी के तहत मार्क किया है। इन करदाताओं की पहचान टैक्स रिसर्च यूनिट की डेटा विश्लेषणात्मक क्षमताओं द्वारा की गई है। इन संदिग्ध करदाताओं को विभाग के क्षेत्र कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन के अधीन किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 138 मामलों में से 69 मामले फर्जी या गैर मौजूद थे। इन संस्थाओं के अभिलेखों के सत्यापन से पता चला है कि ये करदाता 1182 करोड़ रुपए की क्रेडिट राशि पर पास हुए हैं। इन मामलों को संबंधित जिला कार्यालय को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस अनुसंधान इकाई में एक समर्पित सेल नियमित अंतराल पर इन मामलों की प्रगति की निगरानी करेगा। आपको ये भी बता दें कि अब तक 15 करदाताओं को विभाग द्वारा रद्द किया गया है, जबकि 28 लाख से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है और 31 करोड़ का क्रेडिट इन 69 करदाताओं का ब्लॉक कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि आगे उन लाभार्थियों की जांच कर रहा है जिनके द्वारा इन नकली या फिर गैर करदाताओं द्वारा क्रेडिट पारित किया गया था। और कैसे लगाया गया है चूना, हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल फरीदाबाद नॉर्थ में 9 फर्जी कंपनियां चल रही थी। 6 अरब 77 करोड़ 22 लाख की खरीद दिखाई गई थी। सरकार से 1 अरब 9 करोड़ का इनपुट क्रेडिट लिया गया था। ये पूरा हम बता रहे हैं कैसे ये चूना लगाया गया। फरीदाबाद साउथ में 3 फर्जी कंपनियां दरअसल बनी हुई थी। 3 कंपनियों से 3 करोड़ 64 लाख का इनपुट क्रेडिट की बात सामने आ रही है। ये हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे लगा है ये पूरा का पूरा जो मामला है, कैसे चूना लगाया गया। गुरुग्राम नॉर्थ में 5 फर्जी फर्म बनाई गई थी। 8 अरब 19 करोड़ का कारोबार जिसमें दिखाया गया था। 95 करोड़ से ज्यादा का इनपुट क्रेडिट लिया गया था, यानी कि 95 करोड़ से ज्यादा का जो इनपुट क्रेडिट है वो लिया गया था। और इसी पूरे के पूरे प्रकरण में गुरुग्राम साउथ में एक फर्जी फर्म भी बनाई गई थी। इसके साथ साथ 12 करोड़ 29 लाख का कारोबार उसमें दिखाया गया था और 4 करोड़ से ज्यादा का इनपुट क्रेडिट लिया गया था। हालांकि अगर हम बात करें तो सोनीपत में 7 फर्जी फर्म बनाई गई है। 3 अरब 55 करोड़ का कारोबार उसमें दिखाया गया है। 1 अरब 17 करोड़ 36 लाख का इनपुट उसमें लिया गया है। ये आपको हम बता रहे हैं कैसे कैसे पूरा चूना ये लगाया गया है। अंबाला की अगर हम बात करें, अंबाला में 3 फर्जी फर्म का पता चला है। 59 करोड़ 7 लाख के बिल काटे गए हैं। सरकार से 9 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट लिया गया है। देखिए ये पूरा का पूरा क्या कुछ मामला था, कैसे चूना लगा है, कहां पर चूना लगाया गया, कितने लोगों को और इसके साथ साथ कितना चूना लगाया गया, ये हम बता रहे हैं। भिवानी की हम बात करें, 2 फर्जी फर्म का पता चला है जहां पर 7 अरब 39 करोड़ का कारोबार फर्म में दिखाया गया था। इसके साथ साथ 74 करोड़ से ज्यादा का इनपुट क्रेडिट लिया गया। ये भिवानी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद पानीपत की बात करें, यहां पर 6 और करनाल में 1 फर्जी फर्म बनी, फतेहाबाद में 1 और उधर रोहतक में 6 फर्जी फर्म बनी। ये पूरा का पूरा खेल फर्जी फर्म का वो बता रहे हैं। सिरसा में 4 थी, रेवाड़ी में 1 और उधर पलवल में भी 1 फर्जी फर्म बनी। कैथल में 2 फर्जी फर्म बनी है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो खेल है वो खेला गया। जींद में 1, झज्जर में भी 2 फर्जी फर्म सामने आई हैं। जगाधरी और हिसार में 2-2 फर्जी फर्म सामने आई हैं। ये अलग अलग वो जगह जहां पर ये पूरा का पूरा खेल खेला गया। क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो भी हम बताते हैं। अंबाला में 4,31,000 रिकवर हुए। अंबाला में अभी 9 करोड़ की रिकवरी बाकी है। विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। हालांकि इस मामले को देखते हुए 15 नकली फर्म के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। इसके साथ साथ 69 फर्म को ब्लॉक भी किया गया है। ये कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है। इस मामले को लेकर घोटाले की वसूली भी की जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है फिलहाल। ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई अभी तक की गई है ये फर्जी फर्म को लेकर, वो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताई है। पूरी तैयारी इस वक्त चल रही है घोटाले की वसूली को लेकर, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। कैसे चूना लगाया गया, कौन कौन सी वो जगह थी जहां पर चूना लगाया गया, वो तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाई हैं।
ये कैसे चूना लगाया गया है? सरकार से 1 अरब 9 करोड़ का इनपुट क्रेडिट लिया गया था। फरीदाबाद साउथ में 3 फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो चूना लगाया गया है। 3 कंपनियों से 3 करोड़ 64 लाख का इनपुट क्रेडिट मिला था। ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे कैसे और कहां पर ये चूना लगाया गया है इन कंपनियों के थ्रू। गुरुग्राम नॉर्थ में 5 फर्जी कंपनियां मिली, 8 अरब 19 करोड़ का कारोबार इसमें दिखाया गया था। फर्म में 95 करोड़ से ज्यादा इनपुट क्रेडिट लिया गया था इसके लिए। उधर गुरुग्राम साउथ में एक फर्जी फर्म बनाई गई थी, जिसके जरिए चूना लगाया गया। 12 करोड़ 29 लाख का कारोबार दिखाया गया था फर्म में। सोनीपत में भी 7 फर्जी फर्म बनाई गई थी, जिसके जरिए पूरा का पूरा चूना लगाया गया है। 3 अरब 55 करोड़ का कारोबार फर्म में दिखाया गया था। 1 अरब 17 करोड़ 36 लाख का इनपुट लिया गया। अंबाला में 3 फर्जी फर्म का पता चला है। 69 करोड़ 7 लाख के बिल काटे गए थे इसके जरिए। सरकार से 9 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट लिया गया। भिवानी में 2 फर्जी फर्म का पता चला है। उधर फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 2 विभागों की लापरवाही का फायदा टोल कलेक्शन की कंपनी उठा रही है। दरअसल फरीदाबाद और दिल्ली के बीच बने बदरपुर बॉर्डर पर वाहन चालकों से टोल के रूप में वसूली जाने वाली राशि पिछले 5 महीने से NHAI को मिली ही नहीं है, जबकि टोल पर लगातार कलेक्शन की जा रही है। NHAI और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के बीच करार हुआ था कि हर रोज 9,20,000 रुपए टोल से देना है, लेकिन पिछले 5 महीने से NHAI को कोई पैसा जमा नहीं कराया गया है। बावजूद इसके अभी तक निजी कंपनी द्वारा टोल कलेक्ट किया जा रहा है। जुलाई 2019 में दोनों कंपनियों के बीच MOU साइन हुआ था, जिसके मुताबिक SDMC को ये पैसा जमा कराना था और इसी के चलते NHAI ने निजी कंपनी MEP को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अप्रैल से अब तक कोई पैसा NHAI के खाते में गया ही नहीं है। टोल SDMC ऑपरेट कर रही है, उन्होंने एक संस्था लगाई हुई हो, वो उस संस्था के माध्यम से SDMC टोल अपना कमर्शियल टोल भी वसूल रही है और हमारा NHAI का जो रोड पे टोल लगता है वो भी चार्ज करके NHAI को रेमिट करती है। लेकिन लगातार टोल कलेक्शन हो रही है वाहन चालकों से, आप कीमत भी बढ़ा दी गई है, ऐसे में इतने दिनों से नहीं आना, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, जो SDMC है वो भी एक सरकारी संस्था है और उचित नियमों को फॉलो करते हुए उनको ये कार्य दिया गया है। टोल अभी उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी जवाबदेही है और वो टोल NHAI को मिल जाएगा, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहां यह भी बात साफ है कि NHAI का लेन देन सीधे SDMC से है, ना कि किसी एजेंसी से, लेकिन पैसा अभी तक नहीं पहुंचाया गया। ऐसा भी नहीं है कि NHAI की तरफ से पैसा ना मांगा गया हो। NHAI ने चिट्ठी लिखकर पैसे मांगे थे, लेकिन जवाब में SDMC ने कह दिया कि NHAI खुद अपनी एजेंसी नियुक्त कर दे। हालांकि NHAI ने अपनी तरफ से भी किसी एजेंसी को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त नहीं किया है। अब सवाल यह है कि जो पैसे निजी एजेंसी टोल के रूप में वसूल रही है वो किसके खाते में जा रहे हैं? टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के जो टोल प्लाजा है वहाँ कंपनी द्वारा, टोल एजेंसी द्वारा लोगों से, वाहन चालकों से टोल जरूर वसूला जा रहा है, लेकिन ये जो पैसा है वो कंपनी के खाते में ही है लगातार। क्योंकि NHAI की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया था, लेकिन जुलाई 2019 के बाद में ये कंपनी MEP को दे दिया गया और इसके बाद में यहाँ से रोज़ाना पैसों का कलेक्शन किया जा रहा है। और NHAI और SDMC के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बीच में 9,20,000 पर डे के हिसाब से पैसा देना था, लेकिन MEP कंपनी जो यहाँ एजेंसी नियुक्त की गई है उसकी तरफ से लगातार वाहन चालकों से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन वो जमा ना तो SDMC में किए जा रहे हैं और ना ही NHAI को दिए जा रहे हैं। अब तक लगातार पिछले, अगर अप्रैल से बात करें तो अब तक अगस्त तक कोई पैसा जमा नहीं किया गया और अब SDMC की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए गए। NHAI को पत्र लिख दिया गया है कि अब कोई भी एजेंसी वो अपनी तरफ से नियुक्त कर सकते हैं, उनकी तरफ से इस टोल प्लाजा को चलाना नहीं उचित लगता है उनको, और उन्होंने अब
हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके साथ साथ अब NHAI के लिए बड़ी चुनौती ये है कि पिछले लगातार 5 महीने से कोई भी अगर पैसा नहीं आया है, यानी कि 15 करोड़ रुपए के करीब NHAI का पैसा SDMC पर बकाया है और SDMC का पैसा जो ये टोल कंपनी है जो यहाँ बॉर्डर पर कलेक्ट कर रही है उस पर बकाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि NHAI अपने इस 15 करोड़ रुपए की रकम को किस तरह से वसूलती है। और सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही होता है कि उसके बावजूद भी अभी भी मैप कंपनी इस टोल से पैसा लगातार वसूलती दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। हरियाणा में बिजली उपभोक्ता अब डाकघरों में भी बिल जमा करवा सकेंगे। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में हरियाणा के 60% से ज्यादा बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिलों की अदायगी ऑनलाइन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग से सरकार ने इस संदर्भ में बातचीत भी की है, जिसके बाद ये निर्णय हुआ कि अब बिजली उपभोक्ता डाकघर की शाखा में भी अपने बिजली बिल जमा करा सकते हैं। हरियाणा में डाकघर की 2964 शाखाएं हैं, जिनमें से 2180 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। डाकघरों के काउंटर पर 20,000 रुपए तक के बिजली बिलों का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और जमा की गई राशि उसी समय बिजली निगमों के सर्वर पर अपडेट हो जाएगी। कोरोना के खतरे को भांपते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की अदायगी के लिए दूर ना जाना पड़े, इसके लिए वो अपने गांव और मोहल्ले के डाकघर में आसानी से अपने बिजली बिल की अदायगी कर सकते हैं। सरकार ने बहुत अच्छा ये सोचा इस बारे में। इसमें गांव में रहने वालों को, ग्रामीण क्षेत्रों वालों को बहुत सहूलियत का काम मिलेगा। इसमें वो शहर में आते हैं और एक काम से वो डाकखाने में ही अपना बिजली का बिल भी भुगतान कर सकेंगे। जगह जगह जाने से बच जाएंगे। ये अभी लोगों को कई जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। कई लोग तो अपने इंटरनेट से, कई अपना मोबाइल फ़ोनों से जैसे भी कर देते हैं, जिसमें सहूलत है। कईयों को कुछ नहीं पता होता तो देखेंगे भी यहाँ रश नहीं होगा, तो इसलिए वो भरने की यहाँ भी कोशिश करेंगे। वो ऑफिस से बचेंगे भाई, यहाँ पे वहाँ लाइनें लगती हैं तो ना लाइनें लगें। एक काम से 2 काम होंगे। जो आएंगे FD भी करके जाएंगे और बिजली का बिल भी भरेंगे और यहाँ से स्कीमें भी समझ के जाएंगे। आपको फायदा होगा यहाँ पे? हमें तो फायदा, सारी जिंदगी का यहाँ फायदा है। हम यहाँ से 33 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। मानव अधिकार आयोग हरियाणा ने SP पानीपत को DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स के साथ साथ ASI राजवीर थाना सनोली के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। 2 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। दरअसल गांव सनोली खुर्द की महिला सरपंच प्रियंका शर्मा और उसके 2 सहयोगी शिव कुमार त्यागी और मोहन लाल शर्मा ने साजिश के तहत महेंद्र चावला के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए झूठी शिकायत और गवाही दी थी। इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करके मेरी दी हुई शिकायत पर गलत रिपोर्ट बनाई है। गांव सनोली खुर्द की जो सरपंच है प्रियंका शर्मा, इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत दी थी पानीपत पुलिस को। जो उस शिकायत की जांच पानीपत पुलिस ने करी और सरकारी वकील DDA साहब से भी उसका ओपिनियन लिया गया था और मुझे क्लीन चिट दी गई थी। क्लीन चिट के बाद मैंने पानीपत पुलिस को इन सब लोगों के खिलाफ 182, 120B ऐसे कार्रवाई करने के लिए जो है कैथल में अंबाला रोड पर दुकानदारों ने जाम लगा दिया और दुकानों की चाबी पुलिस वालों को सौंप दी। दरअसल पुलिस वाले दुकान के सामने ही खड़े होकर चालान काट रहे थे, जिसको लेकर दुकानदारों ने विरोध जताया। पुलिस ने कैथल में चालान काटने का अभियान चलाया है। दुकानदारों का कहना है कि बाइक वालों को जबरदस्ती रोकने की वजह से कई बार हादसा हो जाता है। दुकानदारों के प्रदर्शन को देखते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंच गई और दुकानदारों को समझाया गया। पुलिस कर्मियों को दूर रहकर चालान काटने के लिए भी कहा गया है। हमने जाम नहीं सर पर इसीलिए किया था क्योंकि हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा। अगर आता है तो पुलिस को देख के पहले ही पीछे चला जाता है। कस्टमर अगर हमारे पास आ भी जाता है तो यही कहता है मैं यहाँ कैसे चला जाऊँ भाई, आगे पुलिस वाले खड़े होते हैं सर। तो क्या चाहते हैं आप? तो हम तो यही चाहते हैं सर, इसका कोई रीज़न निकाला जाए कि कस्टमर को इतनी परेशानी ना आए। अगर मिस्त्री टेस्ट ट्राई लेने जा रहा है तो उसको टेस्ट ट्राई लेने के लिए भी नौबत नहीं जा रहा। नरवाना कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन हाईटेक होने जा रही है, जो नरवाना के लिए बहुत बड़ी सौगात है। एडवांस सिग्नल प्रणाली होने के बाद समय की बचत के साथ साथ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। साथ ही पूरा रिमोट कंट्रोल स्टेशन मास्टर के पास होगा। दरअसल कुरुक्षेत्र से नरवाना के बीच रेलवे की पुरानी सिग्नल प्रणाली को 3 महीने के अंदर एडवांस सिग्नल प्रणाली में बदल दिया जाएगा, जिसके प्रयास जारी है। उत्तर रेलवे के DRM SC जैन ने ये जानकारी दी है। DRM कुरुक्षेत्र से रोहतक जाते समय पुरानी सिग्नल प्रणाली का निरीक्षण
निरीक्षण करने के उपरांत नरवाना रेलवे जंक्शन पर पहुंचे हुए थे। करने आया अभी नरवाना से कुरुक्षेत्र में जो हमारी सिग्नलिंग है काफ़ी पुरानी है, उस सिग्नलिंग को हम लोग एडवांस सिग्नलिंग का प्लानिंग कर रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने में हमारी जितनी भी सिग्नलिंग का वर्क है, आपका पहवा रोड है, कलायत है और उस सब जगह पर एडवांस सिग्नलिंग हो जाएगी। तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर वहाँ पे सारे काम पूरे हो जाएंगे। पलवल की मंडियों में कपास की आवक शुरू हो गई है। जिले में अभी तक 536 क्विंटल कपास की खरीद की जा चुकी है। मंडी के सुपरवाइजर ने बताया कि मंडी में नरमा कपास की खरीद अधिकतम मूल्य 4,350 रुपए प्रति क्विंटल और न्यूनतम मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रखी गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,825 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और मीडियम स्टेपल कपास 5,515 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। मंडी सुपरवाइजर ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वो कपास को सुखाकर मंडी में लेकर आएं ताकि फसल का उचित मूल्य मिल सके। पंचकुला में क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने हत्या के आरोपियों को फर्जी आईडी पर सिम देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान फतेहाबाद निवासी कमल के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अमन ने बताया कि पिछले महीने सिसंवा रोड पर गाड़ी में एक शव मिला था। साजिश के तहत कार सवार की हत्या की गई थी और उसे एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने बताया कि जांच के बाद यह खुलासा हुआ है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। हत्या के 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अब हत्या के आरोपियों को फेक आईडी पर सिम देने के आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। ये पिछले माह हमारे यहाँ सिसवा रोड पिंजौर में एक मर्डर हुआ था गाड़ी के अंदर, तो एक्सीडेंट शो किया था उन्होंने, तो वो कॉन्स्पिरेसी के तहत मर्डर था एक। तो उसके अंदर हमने 5 पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसमें अब हमने जो उसको वारदात करने के लिए सिम प्रोवाइड किए थे, जिस दुकानदार ने फेक आईडी पे लोगों के नाम लेके और इनको वारदात करने के मोटिव से दिए थे, हमने उस कमल नाम के एक्यूज्ड को पकड़ा है, जिसकी फतेहाबाद में पलक मोबाइल नाम से एक दुकान है। सर कहाँ से अरेस्ट किया और आज कोर्ट में पेश किया था, क्या हुआ है उसको? हमने फतेहाबाद से अरेस्ट किया था और 1 दिन का रिमांड लेके आज हमने इसको जुडिशियल करवाया है। और चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।